हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की सीरीज जिसमें हम आज चैप्टर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो हम पहला एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री। तो जो स्टेट बैंक का ऑफिस है लंदन में, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ऑफिस इन गूगल ये हो सकता है। ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया ये भी पार्ट नहीं होगा। और रशिया एम्बेसी इन इंडिया जिसमें रशियंस काम करेंगे, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा गूगल ऑफिस इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है जो कि फिर यूज हो रहा है काय के लिए, फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। तो यदि कोई कंज्यूमर पल्स परचेस करेगा तो वो उसका फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि वो उसको कंज्यूम करेगा। मशीन यदि कोई फर्म परचेस करेगा तो वो भी फाइनल गुड होगा, क्योंकि अब उससे वो प्रोडक्शन करेगा। व्हीट पर यूज बाय फ्लोर मिल, ये आपका क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है फर्दर आगे जाके बेकरी में यूज हो या किसी अदर पर्पज के लिए यूज हो। और लास्ट जो है आपका व्हीट यूज्ड बाय हाउस होल्ड, ये भी फाइनल गुड्स होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, व्हीट यूज्ड बाय अ फ्लोर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड। फाइनल गुड्स का मतलब है जो कि आपका डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, मगर ये पूछ रहा है नॉट अ फाइनल गुड। नॉट मतलब कि फाइनल गुड्स के अंदर नहीं आता। तो यदि आप चौक और डस्टर की बात करेंगे, एक स्कूल में परचेस खरीदा है एक स्कूल ने, तो सिंपल है वो आपका एक तरीके का इंटरमीडिएट, क्योंकि वो उससे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और डस्टर जो है वो उससे भी एक तरीके से यूज़ करके सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। दूसरा जो फार्मर्स फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है, तो फर्टिलाइजर फर्दर काय के प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, किसके प्रोडक्शन में, जो भी क्रॉप्स होंगी उसके प्रोडक्शन में। तो ये भी आपके इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट होगा। व्हीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल, तो ये भी अभी हमने देखा इंटरमीडिएट का। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि ऑल द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो आप देखें यहाँ पे मार्केट प्राइस से यदि फैक्टर कॉस्ट पे आप जाते हैं, तो एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दोनों ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे यदि आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज या आपने इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, जीडीपी एनडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यदि आपको नहीं आता है कैलकुलेट करना, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके, जो 12th इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपके नेशनल इनकम के वीडियोस डले हैं। आप उनकी मदद से आसानी से जो प्रैक्टिकल के नंबर्स हैं वो गेन कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, देन इट मीन्स। अब इसका मतलब क्या कह रहा है वो, कि यदि फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा होती है काय से, मार्केट की प्राइस से। फैक्टर कॉस्ट यदि मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स इज ग्रेटर देन सब्सिडीज, ये नहीं हो सकता। क्योंकि सिंपल है, फैक्ट्री से यदि आप, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री, और फैक्ट्री से यदि आप मार्केट आते हैं, तो फैक्ट्री से यदि आप मार्केट आते हैं, तो आपकी जो मार्केट प्राइस है, वो जब आप फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं और सब्सिडीज माइनस करते हैं, तो आपकी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है फैक्टर कॉस्ट क्या होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा होनी चाहिए काय से, मार्केट प्राइस से। तो आप यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए काय से, सब्सिडीज से। क्योंकि जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं, और यदि टैक्स ज़्यादा होता है और सब्सिडीज कम होती है, तो आपकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या आएगी, कम आएगी। इसी तरीके से आप यदि इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स यदि कम होगा और सब्सिडीज ज़्यादा होंगी, तो जो आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी वो ग्रेटर आएगी काय से, मार्केट प्राइस। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, व्हेन इनडायरेक्ट टैक्स इज लेस देन सब्सिडीज। अगला जो क्वेश्चन है, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर। तो फाइनल गुड्स अभी हमने देखा, या तो फिर कंजम्पशन के लिए या तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, विच आर आइदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इज क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, विजिबल इम्पोर्ट माइनस विजिबल इम्पोर्ट्स, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, और इन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका आंसर जो होगा वो फीफा माइनस फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डेप्रिसिएशन आपको पता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8th का बी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल व्हेन देयर इज। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होंगे जब आपके ना ही डायरेक्ट टैक्स होंगे और ना ही सब्सिडीज होंगी। तो आंसर हो जाएगा डी, 9th का, जो कि आपका नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम में सबसे पहले समझना होगा क्या होती है। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो कि किसी भी तरीके का एक आपका बोलें तो
यदि आप ट्रांसफ़र इनकम की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र इनकम आपकी वो इनकम होती है जो कि आपको बिना कुछ काम किए हुए मिल रही होती है। तो बोनस कंपनसेशन जो है वो तो आप वर्क करते हैं उस पे मिलता है, मगर एक तरीके से आप बिना वर्क करे हुए भी किसी तरीके का अलाउंस पा रहे होते हैं, उसको आप बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो कि आपकी ट्रांसफ़र इनकम का पार्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया, तो यहाँ पे आपको शायद सीधा आंसर दिख रहा होगा 11th का, जो कि आपका आंसर है क्या, डी, ऑल ऑफ दिस। तो इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि फर्टिलाइजर जो परचेस करता है फार्मर वो भी इंटरमीडिएट है। डीलर फॉर सेकेंड हैंड कार, अगर वो कार खरीदेगा तो फिर उसको बेचेगा। स्टील सीमेंट यूज फॉर कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, तो ये भी एक तरीके का आपका इंटरमीडिएट, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फ्लाईओवर है, तो उसके बनाने के लिए वो क्या यूज कर रहा है, स्टील और सीमेंट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, शुगर परचेज बाय अ स्वीट शॉप इन इज एन डैश गुड while it is a dash good when it is purchased by a consumer। तो शुगर परचेज यदि वो स्वीट शॉप वाला करता है तो वो उसके लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट, क्योंकि वो उससे मिठाइयाँ बनाएगा। मगर वाइल इट इज डैश गुड व्हेन इट इज परचेस्ड, मगर वही वो कंज्यूमर खरीदेगा तो वो कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि इंटरमीडिएट एंड फाइनल। अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसिंग इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अब यदि आप इस फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में यदि आप जाते हैं तो फ्लो चार्ट में आप देखें कि आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दी हुई है। यदि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो इसमें आपका डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है, एनएफआईए का कोई लेना देना नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स का लेना देना है, मगर उसका लेना देना सब्सिडीज के साथ है, तो जिसको हम नेट बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट करेक्टली एस्टैब्लिश द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमें ध्यान रखना है कि यदि हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, और नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है हमें। अगला, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट रेफर्स टू। अब जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट पे, वो उसको मतलब मीनिंग पूछ रहा है, वो रेफर, उसका मतलब क्या होता है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर, और आपका जो फोर्सिन ऑब्सोलेंस, मतलब जो चेंज इन टेक्नोलॉजी होता है, या फिर आप एक तरीके से वो एक्सपेक्टेड लॉस जो एक किसी एसेट पे होता है, उसको आप फोर्सिन ऑब्सोलेंस कहते हैं। अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज, ये किस तरीके का लॉस है आपका, ये एक तरीके का कैपिटल लॉस है, क्योंकि इससे आपकी जो एक तरीके से कैपिटल है या आपका जो एक फिक्स्ड एसेट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रेफ्रिजरेटर बाय परचेस्ड बाय अ कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यदि आप इसकी बात करें तो इसमें आपका दोनों ही हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है और बी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि वो दोनों ही पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। कैपिटल लॉन्ग टर्म उसके लिए यूज़ कर रहा है क्योंकि रखी हुई है चीज़, और फाइनल वो खुद के लिए भी उसका यूज़ कर रहा है। इसको आप कह सकते हैं क्या, बोथ ए एंड बी। 17 का अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देखिए, एक गुड्स होते हैं ड्यूरेबल जो कि लंबे समय तक चलते हैं, और एक गुड्स होते हैं नॉन ड्यूरेबल जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मिल्क और ब्रेड जो है वो आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं, और क्लॉथ्स जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, जिसको आप ड्यूरेबल गुड्स में भी काउंट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज। तो यदि एडिशन होता है किसी तरीके का कैपिटल स्टॉक में, इकोनॉमी में, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप टर्म देंगे इन्वेस्टमेंट, है ना। तो कैपिटल स्टॉक में यदि, क्योंकि डेफिनेशन ही है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। जापानीज एम्बेसी, लास्ट क्वेश्चन इन इस पेज का, जापानीज एम्बेसीज इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ। अब बड़ा आसान है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि रशिया की जो एम्बेसी है वो रशिया का पार्ट होगी, तो वैसे ही जापान की जो एम्बेसी होगी वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। तो आंसर हो जाएगा बी, जापान। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर पार्ट ऑफ इंडियाज। ये इंडिया की कौन सी टेरिटरी का पार्ट होगी, इकोनॉमिक टेरिटरी, इसके बाद है जोग्राफिकल टेरिटरी, ए और बी और नन ऑफ दीज। तो ये आपकी जोग्राफिकल टेरिटरी की पार्ट होगी, क्योंकि आपकी जो भारत की जोग्राफी है या भारत का जो मैप है उसके अंदर वो क्या कर रही हैं, एक तरीके से सिचुएटेड है। गुड्स परचेज फॉर द पर्पस, फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स पहले हम समझें फिर उसका पर्पस समझें। फाइनल गुड्स का मतलब है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स की वांट सेटिस्फाई कर दे, और या तो फर्दर
आप किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक फर्म उस चीज़ को खरीद रहा होता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट व्हेन। अब मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के ये पहले भी अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, जब ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे और ना ही हमारी सब्सिडीज होंगी। तो बोथ बी एंड सी। इनडायरेक्ट टैक्स या तो इक्वल हो सब्सिडीज के, क्योंकि +100 -100 जीरो हो जाएगा, या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर दैन नेशनल इनकम। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा हो सकती है। तो डोमेस्टिक इनकम जिसको हम एनडीपीएफसी कहते हैं, और नेशनल इनकम जिसको आप एनएफपीएफसी कहते हैं। तो यदि आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाते हैं तो आप एनएफआईए को ऐड करते हैं। तो यदि आप एनएफआईए ऐड करते हैं तो क्या कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा हो सकती है। तो हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि एनएफआईए पॉजिटिव है तो हो सकती है ना, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। और यदि एनएफआईए नेगेटिव में है तो आपकी जो नेशनल इनकम होगी वो डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। आंसर बी, में और में नॉट। अगला जो क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर केन, है ना। अब जब आप शुगर का प्रोडक्शन करते हैं तो शुगर केन जो है वो एक तरीके का आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जो उससे शुगर बनाते हैं शुगर केन से, वो अभी फर्दर अदर कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होती है। मगर वही शुगर यदि कोई कंज्यूमर परचेज करता है कंजम्पशन के लिए तो फाइनल गुड्स का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सब्सिडी इम्प्लाइज। अब सब्सिडीज का मतलब क्या होता है। तो सब्सिडीज का मतलब होता है कि एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। काहे के लिए प्रोवाइड करती है, ताकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आप जो प्रोडक्ट है उसको कम पे सेल कर सको, ताकि हर कोई उसको एफर्ट कर सके। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इसका आंसर सेलिंग द प्रोडक्ट अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तो सब्सिडीज नहीं हो सकती, क्योंकि तो लॉस है एक तरीके से कंज्यूमर के लिए। सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। सेलिंग द प्रोडक्ट एट कॉस्ट लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से इसका और इसका कोई भी ऐसा रिलेशन सब्सिडीज का हम नहीं देखे। सेलिंग द प्रोडक्ट एट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये भी कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। तो सिंपल है, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ताकि उसकी सेलिंग प्राइस कम हो सके, उसके लिए हम सब्सिडीज देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि आपको दिया हुआ है सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगला जो क्वेश्चन है, नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करके आए हैं। नेशनल इनकम और जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें एक ही रिलेशन होता है, एनएफआईए का। और यदि एनएफआईए जीरो हो जाता है तो दोनों ही जो इनकम होगी वो क्या हो जाएंगी, बराबर। तो आंसर हो जाएगा डी, एनएफआईए इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय। फाइनल गुड्स कौन करते हैं, कोई भी कर सकता है, फर्म भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, और हाउस होल्ड भी कर सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है बियॉन्ड योर कंट्रोल, है ना। तो बियॉन्ड योर कंट्रोल खैर इसमें आपकी सारी सॉरी इसमें आपकी सारी चीज़ें आ सकती हैं, मगर जो सबसे अनएक्सपेक्टेड है वो है नेचुरल कैलामिटीज। तो आंसर हो जाएगा ए, नेचुरल कैलामिटीज। अब आपको ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ मोटर एट द टाइम ऑफ परचेज इज 7,50,000। तो मार्केट वैल्यू कितनी दी है, 7,50,000। आफ्टर 2 years इस मार्केट वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू 4,50,000। तो रीज़न बड़ा आसान है। रीज़न आपका क्या हो सकता है इसमें, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के 3 रीज़न, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल द ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, गुड्स परचेज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स, है ना। तो गुड्स काय के लिए फाइनल गुड्स कहलाएगा, या तो वो कंजम्पशन हो या तो इन्वेस्टमेंट हो। तो आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया आर पार्ट ऑफ इंडियाज। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया की जो जोग्राफिक टेरिटरीज होंगी उसका पार्ट होंगी फॉरेन एम्बेसी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये जो चार चीजें हैं ये आपके काय में आ जाती हैं, फैक्टर इनकम में आ जाती हैं। अब हम देखते हैं इन ऑप्शन में फैक्टर इनकम में कौन सी चीज आ सकती है। नॉट अ पूछ रहा है वो, नॉट अ फैक्टर इनकम, तो नॉट अ फैक्टर इनकम में आएगी। तो फैक्टर इनकम में नहीं आएगी तो वो ट्रांसफर इनकम हो सकती है। तो वेजेस इन काइंड, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड का पार्ट हो सकती है। सैलरी इसमें लिखा ही है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी नहीं होगा। रेंट जो ओनर बिल्डिंग को दे रहा है ये भी नहीं होगा। तो स्कॉलरशिप जो कि स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो एक तरीके की आपकी ट्रांसफर इनकम होगी, जो कि फैक्टर इनकम का
पार्ट नहीं होगी। आंसर हो जाएगा डी, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन है, कार परचेज बाय हाउस होल्ड इज आ। अब जो हाउस होल्ड है वो कार खरीदेगा, तो वो यदि उस कार को खरीदता है तो वो लंबे समय तक, है ना, उस चीज़ को यूज़ कर सकता है। तो एक तरीके से ये जो गुड होगा ये इसका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। तो 34th का आंसर आपका क्या है, सी, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अगला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ NFIA इज 200 करोड़ and the value of factor income to abroad is 40. Identify the value of factor income from abroad। तो सिंपल है, NFIA का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, है ना। तो आप इसमें यदि इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 240 करोड़। तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि NFIA में आप यदि फीटा जो है FITA, है ना, FIFA फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करते हैं तो NFIA आता है। अब यदि आपको फीफा ही निकालना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो माइनस में फीटा था आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसको आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 40 हो जाएगा 240 करोड़। आंसर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 36, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो आंसर हो जाएगा बी, IT माइनस सब्सिडीज। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारा 37, डैश गुड्स रिमेन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये हमें प्रोडक्शन बॉर्डर, ये हमें पता है कि ये गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स जो कि अभी तैयार नहीं है फाइनल कंजम्पशन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो नेशनल इनकम इंक्लूड्स। तो नेशनल इनकम में क्या क्या आता है आपका, नेशनल इनकम में आपकी ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नाइदर बी। तो नेशनल इनकम में आपकी फैक्टर इनकम, क्योंकि आप इसको बोलते ही हैं NNPFC। इसके बाद आता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट आप जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो इसको आप बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। GNP एट मार्केट प्राइस इज मेजर्ड एट एज NDPFC। अब GNP जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP, यदि GNP MP है तो आप देखें NDPFC, है ना, नेट से फिर ग्रॉस पे तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल प्लस NFIE, और फैक्ट्री से मार्केट, फैक्ट्री से मार्केट माइनस NIT। तो ये शायद पहला ऑप्शन इसका करेक्ट बैठ रहा है ना, फैक्ट्री से मार्केट तो प्लस NIT हो जाएगा। इसके साथ ग्रॉस से ग्रॉस डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल आपका हो जाएगा प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर फी NFIA, और मार्केट से मार्केट भी तो कुछ नहीं होना है। एंड नेशनल से ग्रॉस आप जाएंगे तो नेट से ग्रॉस पे यदि आप जाते हैं, है ना, तो नेट से यदि आप ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो NFIA और MP में कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे आपके चारों ही तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं कई बारी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय। तो फाइनल गुड्स कौन यूज करता है, अभी हमने देखा, दे आर यूज्ड बाय बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के लिए भी कुछ गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। जैसे वो कोई चीज़ मशीन खरीदता है ना, उसके लिए प्रोडक्शन के लिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आपका फाइनल गुड्स का पार्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 43, वो है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो इसी को आप बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमारे MCQs थे चैप्टर नंबर 2 के। होप आपको समझ में आए होंगे, आसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि 20 मार्क्स के आपके MCQs हैं, और ये सीरीज स्टार्ट करने का पर्पस भी यही है कि आपके एग्जाम में 20 के 20 नंबर जो हैं ये फ्री के आपके मार्क्स है, एक तरीके से ये आप पूरे गेन कर सकें। अगला हम इसी के कंटिन्यूएशन में मैक्रो के सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमिक और बिजनेस की जो केस स्टडीज़ होंगी उन केस स्टडीज़ पे भी आपको वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप समझ सकें केस स्टडीज़ में मेन जो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और कहाँ उसको आप आसानी से सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। साथ ही साथ आप यदि इस चैनल पे नए हैं और अभी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें।